हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो मैंने कल आपसे कहा था कि मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी, जो मैंने पाकिस्तान से फर्स्ट जर्नी इंडिया से पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान से इंडिया की। तो बस आज मैं आपसे उसी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी, तो बने रहे मेरे साथ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी तो मैंने फर्स्ट वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा बहुत जल्दी लग गया था कि मैंने सुबह वीज़ा अपना डाला है और शाम में मेरा वीज़ा मुझे मिल गया था हाथों हाथ। और बहुत आराम से मैं आसानी से पाकिस्तान आ गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई उस दौरान। हाँ, बस ये जब मैं बॉर्डर पे पहुंची तो बॉर्डर पे जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी बीएसएफ के जवान थे, तो वो मुझसे बोलते थे कि तुम इतना पढ़ लिख के इतना इतने अच्छी लंबी चौड़ी हो, इतनी ज़बरदस्त, तुमने इंडिया में कोई नहीं मिला, तुम पाकिस्तान चली आई, लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, तुम पाकिस्तान आ रही हो। तो मतलब हर जगह पे वो लोग रोक रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, तुम वापस हो जाओ, तुम वापसी हो जाओ इंडिया को, तुम कहाँ जा रही हो पाकिस्तान में। किसने सजेशन दे दिया मुझे हर मोड़ पे। मुझे ये लोग मतलब बीएसएफ वालों ने हर मोड़ पे मुझे रोक के यही बोला। फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान के किसी भी ऑफिस में मैं गई, महकमे में गई, जहाँ मुझे अपना काम करवाना था, मुझे यहाँ अपना कानूनी तौर पे मुझे अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना था, तो वो सब मुझे यही बोलते थे कि हम लोग छोड़ के भाग रहे हैं, तुम क्यों यहाँ पे चली आई, हम तो यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, तुम बेवकूफ़ ऐसी वापसी कंट्री चली, यहाँ चली आई। तो मैं सबको यही जवाब देती थी, भाई मेरा नसीब था मैं इधर चली आई, मुझे क्या खबर थी कि मैं पाकिस्तान चली आऊँगी। तो खैर जो है ना, वो लोग मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं। यहाँ के जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं या इंक्वायरी ऑफिस है या मैं एलआईओ ऑफिस, एफआरआरओ ऑफिस, एक एक बंदा मुझे पहचानता है क्योंकि मुझे 7 साल हो गया है। और बड़े बड़े ऑफिसर्स, एसएसपी, डीएसपी, जो अच्छी तरह से जानते हैं, शायद इंडिया की सारी लड़कियों को ही जानते हैं। मेरे साथ बस पे 9 लड़कियां हम लोग आए थे, ये पाकिस्तान शादी करके हम लोग आ रहे थे, तो बहुत अच्छा एक माहौल था। वो दोस्ती बस जो चलाई जाती है, और उसपे पुराने भी जो औरतें थी शादीशुदा वो भी आई हुई थी उस बस के ऊपर। तो फर्स्ट जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। जो जर्नी मैंने इंडिया से पाकिस्तान की वो बहुत ही अच्छी साबित हुई मेरे लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से इंडिया जाने लगी तो हम सिर्फ 3 पैसेंजर थे, 3 लोग थे आपस में जो हम लोग गए यहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम चल रहा था, काफ़ी माहौल ख़राब था, तो इतने लोग आ जा नहीं रहे थे। तो यहाँ से तो वापसी हम लोग चले, यहाँ से तो पहुँच गए हम इंडिया बहुत ही अच्छी तरह से, कोई परेशानी नहीं हुई। वीज़ा बच्चों का आ गया था। वीज़े के लिए मैं अभी भी ये बोलूँगी कि वीज़ा देने में बहुत मुश्किल होती है, 1 महीने में बच्चों का वीज़ा देते हैं। कम से कम बच्चों का वीज़ा ये करना चाहिए कि माँ के, जब आप हमें नेशनलिटी नहीं दे रहे हैं, हमारी नेशनलिटी नहीं हो रही है, हम 20 साल 17 साल पता नहीं कब हमारी नेशनलिटी हो, हमें हर 3 महीने पे वीज़ा बढ़वा के रहना पड़ता है। तो कम से कम बच्चों के लिए ये पॉलिसी कर दें, उन्हें प्रोवाइड कर दिया करें वीज़ा। लेकिन बच्चों को भी वीज़ा नहीं देते, 1 महीना पूरा लग जाता है उनका वीज़ा आने। अब मैं इंडिया पहुंच गई, इंडिया पहुंच के मैंने 3 महीने का बच्चों का वीज़ा था, मैं 3 महीने फुल वहाँ पे रही। अ, तो जब मेरा वहाँ से निकलना हुआ उसी टाइम, उससे 2 घंटे पहले की मतलब कि मेरी ट्रेन थी, तो मुझे वहाँ से घर से निकलना था अपने इंडिया में। तो अचानक से मेरा पैर मुड़ा और मैं गिरी, और गिरने के बाद उस पैर पे ऐसी मोच आई जो ज़िंदगी में मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा पैर पे कोई मोच नहीं आई जो उस वक्त की मोच आई थी, कि मैंने 2 इंजेक्शन लेके दर्द के तब मैं वहाँ से निकली थी, क्योंकि मेरा निकलना भी ज़रूरी था। अब मैं इंडिया पहुँच गई, इंडिया पहुँच के मैंने 3 महीने का बच्चों का वीज़ा था, मैं 3 महीने फुल वहाँ पे रही। अ, तो जब मेरा वहाँ से निकलना हुआ उसी टाइम, उससे 2 घंटे पहले की मतलब कि मेरी ट्रेन थी, तो मुझे वहाँ से घर से निकलना था अपने इंडिया में। तो अचानक से मेरा पैर मुड़ा और मैं गिरी, और गिरने के बाद उस पैर पे ऐसी मोच आई जो ज़िंदगी में मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा पैर पे कोई मोच नहीं आई जो उस वक्त की मोच आई थी, कि मैंने 2 इंजेक्शन लेके दर्द के तब मैं वहाँ से निकली थी, क्योंकि मेरा निकलना भी ज़रूरी था। अच्छा, तो फिर हम वहाँ से चल दिए उसी पैर में मोच के साथ, गरम पट्टी पूरे पैर पे लपेटी हुई, और पैर 1 घंटे में मेरा इतना ज़्यादा स्वेलिंग मेरे पैरों पे आ गई कि पूछो नहीं। उसके बाद मेरी ट्रेन लेट हो गई, वो 7 घंटे नहीं आई ट्रेन, 5-7 घंटे ट्रेन नहीं आई। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेन पे चढ़ी तो मैं, इतना लगेज था मेरे पास, 104 किलो वज़न था, और उस वज़न के साथ मैं गलत डिब्बे में चढ़ गई, रॉन्ग डिब्बे में मैं ट्रेन के चढ़ गई।
अब मैं अकेली सफ़र कर रही थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया भी मैं अकेले गई थी क्योंकि फँसी का वीज़ा नहीं मिला था, और इंडिया से भी मेरा यहाँ आना अकेले ही था। तो रॉन्ग डिब्बे में मैं चढ़ गई। उसके बाद वहाँ से फिर चलो अब डिब्बा मैंने चेंज किया, उसी मोच के पैर समझ लीजिए टूट गया था, मोच नहीं आई थी, उसमें इतनी तकलीफ़ थी। उसी दर्द के साथ, स्वेलिंग के साथ मैंने सारा सामान लगेज अपना घसीटते हुए और अपने बच्चे के साथ दूसरा डिब्बा चेंज किया। उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से मेरी सुबह के वक़्त की बस थी। अच्छा, तो सुबह 4 बजे हम लोग आ गए अंदर, मेरे लगेज चेक हुए। हर जगह पे पैसे देने होते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से जा रहे हो, चाहे इंडिया से आ रहे हो, सब जगह आपको कुल हर एक बंदे को पैसे खिलाने ही खिलाने हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए पैसे लेंगे। तो पैसे-वैसे हो गए, चेक हो गया सब कुछ। अच्छा, मेरा टिकट भी उसने, जब मैं इंडिया पहुँची थी, मैंने उसी वक़्त अपना टिकट 3 महीने बाद का करवा लिया था और उन लोगों ने टिकट बना भी दिया था। अब मैं यहाँ से निकल चुकी, जब मेरी बस आके पहुँची अमृतसर, अमृतसर पे हम लोग आ गए। अमृतसर पे चेकिंग होने लगी। अब यहाँ अटारी पे सब सामान लगेज सब चेक हो रहे थे। सबके पासपोर्ट, सबके आरपी लेटर सब चेक होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से पास किया जाता है। अब मेरा जब सब कुछ चेक हुआ, सब पास हुआ, और मेरे बच्चे के वीज़े पे आके रुक गए ऑफिसर्स। वो कहने लगे तुम तो इल्लीगल रह रही थी इतने दिनों से, 1 महीने से तुम अपने बच्चे के साथ इल्लीगल हो। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं कि मैं करूँ क्या? क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे इतनी नॉलेज। अब मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उन लोगों से पूछा, जितने ऑफिसर्स थे सारे ऑफिसर्स ने मुझे घेर लिया, रोक लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ क्या? क्योंकि अमृतसर हमारे घर से 2400 किलोमीटर दूरी पे है। अब 2400 किलोमीटर की दूरी पे मैं अकेली हूँ। एक तरफ लाहौर, एक तरफ अटारी का बॉर्डर, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर, बहुत थोड़ी दूरी पे दोनों बॉर्डर्स बने हुए हैं। और फँसी इधर के बॉर्डर पे थे, हम लोग उधर बॉर्डर पे थे। उसी में मेरे क्या हुआ कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट कर पाती। उन लोगों ने बोला कि हम नहीं जाने देंगे आपको यहाँ से, आप नहीं जा सकती हैं, आपको रोका जाएगा, आपके बच्चे को रोक लिया, रोज़ैन को भी रोक लिया, मुझे भी रोक लिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? और अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी भी बीएसएफ वाले ने, किसी भी जवान ने, या किसी भी वहाँ जो लड़की भी तैनात थी, उसने भी मेरी कोई मदद नहीं की कि मुझे कुछ सलाह देते थे। मतलब मैंने पूछा भी तो झड़क दिया, कोई सलाह भी नहीं देना कि उन्हें कि आपका ये ऐसा क्यों हो गया? किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर पाकिस्तान से जो हमारे बस चलाने वाला जो ड्राइवर था, उसने पाकिस्तान फ़ोन किया, यहाँ की बॉर्डर पे फ़ोन किया, बड़े ऑफ़िसर से बात की कि पैसेंजर को ये कैसे करके रोक लिया है। उनका कहना था कि रोज़ैन इल्लीगल रह रहा था, उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका था, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो वीज़े की टाइमिंग में ही था। इन्होंने कुछ अपने रूल्स चेंज कर दिए थे, जिसकी मेरे पास न्यूज़ पहुँची ही नहीं कि रूल्स चेंज हो गए हैं, और मेरा जो टिकट बनाया गया था, वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। अगर रोज़ैन का वीज़ा ख़त्म होता, तो उन्होंने मुझे टिकट बना के ही क्यों दिया? वो बोलते कि आप इतने दिनों के अंदर ही वीज़ा अपना बनाएँ, इससे ज़्यादा दिन आप नहीं रह सकते। पर उन्होंने हमें टिकट बना के दिया क्योंकि उनका खुद का कहना था कि वीज़ा है आपका 3 महीने का। इन्होंने मेरे साथ एक नया इश्यू कर दिया कि वीज़ा ख़त्म था और इल्लीगल आप रह रही थी, अब आपको नहीं भेजा जा सकता। और शाम का टाइम हो रहा था, 4 बजे का टाइम, और आप जान लें कि अटारी बॉर्डर अमृतसर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस बीच अमृतसर और अटारी बॉर्डर के सिर्फ़ खेत, बाग और एकदम शाम का टाइम। तो अब मुझे तो रोना आ रहा था, यहाँ से फ़ोन किया कि आप मेरे पैसेंजर को छोड़ दें, हम लोग देख लें। तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ तो देंगे, लेकिन आप फिर हमेशा के लिए हम लापता में नाम लिख देंगे इस बच्चे का, फिर ये कभी आ नहीं सकता। अच्छा, वो चाहते तो बॉर्डर से भी मेरा काम हल कर सकते थे कंप्यूटर के ज़रिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी मुझे। अब मुझे 3 बजे शाम का ढलता हुआ टाइम, 3 बजे मुझे सारा लगेज लेके, उसी टूटे हुए पैर के साथ बच्चे को लेके मुझे बॉर्डर से बाहर निकलना पड़ा। बीएसएफ की जो लड़कियां थी, मैंने उनसे पूछा कि कोई सजेशन मुझे दे कि मैं क्या करूं, अब कहाँ पे ठहरूं, कहाँ जाऊं, मेरा घर तो 2400 किलोमीटर दूर है इंडिया में यहाँ से। मतलब मैं पाकिस्तान आ चुकी थी, पाकिस्तान आके मुझे लौटा दिया गया था वापस। तो उन लोगों ने कहा हमें क्या करना है, हम क्या जाने, आप जहाँ दिल करे वहाँ चली जाएँ। अच्छा, वहाँ के जो श्रीवास्तव, मुझे भी अभी भी याद है, वो एक आर्मी का जवान था, तो उसने बोला कि आप रुक जाओ यहाँ पे, मेरे क्वार्टर में ऊपर रुक जाओ। पर मैंने सोचा कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे अनजान शहर है मेरे लिए। फिर मैं बाहर आके मैंने कि अपना लगेज उठाया, अल्लाह का नाम लिया, और ज़ैन को लेके मैं आ गई बॉर्डर के बाहर। बॉर्डर पे मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ तो एक कोई सवारी नहीं जो मुझे कहीं ले जाए या पहुँचाए, क्योंकि वहाँ ऐसी सख्ती होती है, इतनी पहरेदारी होती है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब मैं काफ़ी देर से खड़ी थी, अब मुस्तकिल मैं रो रही थी, मैं तो रोना शुरू कर दिया कि मैं करूँ क्या? मैं बिल्कुल, वो एक सेफ बस थी कि मुझे वहाँ से फंसी तक पहुँचा देती और फंसी यहाँ मुझे रिसीव कर लेते।
तो थोड़ी देर के बाद एक ड्राइवर मुझे आता नज़र आया एक वैन के साथ। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे देख के ऐसा खौफ आ गया। वो बिल्कुल वो इश्क पिक्चर आई थी अजय देवगन की, तो उसमें वो तोतला सा एक विलेन नहीं था, बिल्कुल सेम वैसी था। उसके चेहरे पे नाक नहीं थी और उसका काला सा चेहरा, और उसपे इतने चेचक के धब्बे दाग थे, अंदर छेद पूरे चेहरे पे, कि उसे देख के ही लग रहा था कोई विलन होगा। लेकिन उस टाइम कोई सहारा नहीं था, एक वही बंदा मुझे दिख रहा था। तो उसको मैंने हाथ दिया, उसने गाड़ी रोक दी। तो पहले तो मैं डर गई उसे देख के, लेकिन फिर मैंने उससे बात की। मैंने उससे बोला कि मैं ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो गया है, मैं बच्चे को लेके अकेले कहाँ जाऊँ? मुझे तो रास्ते भी नहीं आते, समझ में भी नहीं आ रहा है मैं किधर जाऊँ? आप खुद को अपना मेरा भाई बना लो या बाप बना लो, जो आपका दिल करे। इस टाइम आपके सिवा मेरे पास एक परिंदा भी नहीं है कि मैं उससे कोई हेल्प ले सकूँ, और मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया है। तो उसने कहा कि जो है ना, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो बंदा जो था। तो उसके बाद उसने मैंने बोला कि मैं अब क्या करूँ? मैं ट्रेन करूँ या मैं मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिसके ज़रिए मैं घर जा सकूँ। अच्छा, पैसे मेरे पास अच्छे खासे थे उस वक़्त पे। तो उसने बोला कि नहीं, तुम ट्रेन मत करना, क्योंकि स्टेशन पे माहौल अच्छा नहीं होता है, बच्चा है साथ में, इतना लगेज है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब वो मुझे लेके चल दिया। मैं उसके साथ जाते-जाते अब रास्ता ख़त्म ही ना हो, मुझे पता ही नहीं कि हाँ, अमृतसर का रास्ता क्या है? मैंने उससे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? जंगल ही जंगल से हम गुज़र रहे हैं, खेतों से। फिर मैं जो है क्या कहते हैं, उसने बोला कि आप परेशान मत हो, आराम से बैठो, और जो है बॉर्डर से अमृतसर पूरा 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो मुझे लेके पहुंचा एक बस के वॉल्वो बस के मालिक के पास लेके पहुंचा, जिनकी रात 11 बजे बस की सर्विस थी वहां से, अमृतसर से। तो वो मुझे मिला, उसने मेरी मुलाकात करवाई। उस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा, जो बस का मालिक था वो लड़का, वो इतना मुझे कहीं मान दे रहा था, और इतना मेरे दिल से खौफ मिटा रहा था कि तुम डरो नहीं, परेशान नहीं हो। मैं मतलब मुझे बहुत एक सिख लोगों से मतलब मेरा एक अटैचमेंट हो गया कि इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत दी उन्होंने मुझे, अपनी बहन बना लिया। उसने मेरा चार्जिंग पे मोबाइल लगाया, उसने मेरे लगेज को उठा के अपने घर में रखवाया। फिर अपनी बस पे वो उसके नौकर के साथ उसने मुझे होटल भेजा, वहाँ से खाना खिलवाया कि बहुत परेशान हो गई है ये, सुबह से इसे खाना खिलाओ। मतलब मुझे बताते हुए भी आँसू आ रहे हैं आँखों में कि उस फिर मैं उसी लड़के के ऑफ़िस में बैठी रही। और रोज़ैन भी तो सिर्फ़ 2.5 साल का था, उसने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। रोज़ैन ने बहुत ज़्यादा, एक बच्चा 2.5 साल का इतना कोऑपरेट नहीं कर सकता जितना उसने मेरे साथ किया, क्योंकि हम लोग 2 बजे से ख़ार हो रहे थे रोड पे, और रात का 11 बज चुका था, और हमारा फ़ोन भी ऑफ था। मतलब कि हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, वहाँ पे कोई अपना नहीं था। लेकिन मैं तो तब से मेरे दिल में सिख इस के लिए और भी ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ गई। उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त दी कि पूछो नहीं। अच्छा, रात में जब हमारी बस चली, मेरे साथ तो लगता था कोई बला लिपट गई है। तो उस बस में चोरी हो गई। चोरी हुई तो उसमें पुलिस बुला ली गई, इतनी भीड़ हो गई, और पुलिस आई और सब कुछ आए, तो उन्होंने सबसे पहले मेरी ही तलाशी ली, मुझे ही चेक किया, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की मैं थी उस बस में, बाकी सारे ही लड़के थे, और एक और फैमिली थी जिनकी अंगूठी चोरी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं तो कब से मेरा तो लगेज भी नहीं खुला, वो तो उन्हीं लोगों ने खुद से रख दिया। तो मैंने कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, मैं कैसे आपने मुझे मेरी तलाशी ले रहे हैं। पुलिस वालों ने मुझे सॉरी बोला, वो बोलने लगे मेरा फ़र्ज़ है मैम, आपका आपका जो कंपार्टमेंट है वो इनके बिल्कुल सामने है, इसलिए हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। तो खैर उन्होंने तलाशी ली, उसके बाद किसी सूरत से रात गुज़री। फिर हम सुबह जब दिल्ली उतरे, तो उस बंदे ने, जिसकी बस थी, उसने अपने एक भाई को मेरे साथ रखा हुआ था कि जब तक कि इसका भाई आके इसको ले ना ले दिल्ली में, तब तक कि तुम जाना मत। तो वो बस रुकी हुई थी। जब मेरे चाचा के बेटे ने आके मुझसे मिला और मुझे रिसीव किया, तो उसने बोला कि मैं अब जा सकता हूँ, जो बस का जो है उस बस मालिक का भाई था। मैंने कहा बहुत-बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। तब वो मुझे वहाँ तक छोड़ के गया, और इन सब अच्छे लोगों के मिलने में मैं कहीं न कहीं यही कहूँगी, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम था, और उसी का करम है, उसी का हाथ था मेरे सर पे कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलते चले गए इतनी परेशानी में, और मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैं दिल्ली में बहुत ख़ार हुई। फिर मैं दिल्ली में बहुत ख़ार हुई, इस ऑफ़िस, उस ऑफ़िस, अभी मिनिस्टर ऑफ़िस, तो पता है होम मिनिस्टर के ऑफ़िस, और क्या कहते हैं पाकिस्तान एम्बेसी, कुछ बचा नहीं, स्पेशल जेल, पाकिस्तानी स्पेशल जेल, हर जगह मुझे दौड़ाया गया, भगाया गया कि यहाँ से हो जाएगा काम, यहाँ से। लास्ट में आके मुझे ये पता चला कि काम मेरा होना फैज़ाबाद से ही है।
फिर मैंने वहाँ से शाम फैज़ाबाद की ट्रेन पकड़ी, बस की फैज़ाबाद की, और जो बस मैंने की थी इत्तेफ़ाक से वो बस बीच में थोड़ी देर के लिए लेट हो गई, तो फिर हमने दूसरी बस कर ली। जब दूसरी बस कर ली तो हमारी बस रुक गई और जिसे मैंने की थी वो चल पड़ी आगे। अच्छा, वो आगे जाके जे ब्रदर्स की बस थी वो, वोल्वो थी कि पता है डाइवो थी कुछ ऐसी। तो वो आगे चल के बस मैंने देखा उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया और वो पलट गई थी। मतलब मेरे साथ ट्रेजेडियाँ जुड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा मुझे परेशानियाँ देखनी पड़ी। फिर अल्लाह-अल्लाह करके हम लोग पहुँचे, 1 हफ्ते में मेरा वहाँ से काम हुआ, वीज़ा वहाँ से सारा काम सही करवाया। फिर उसके बाद में 1 हफ्ता पूरा मुझे लग गया फिर से अपने घर पहुँच के रहने के लिए। और 1 हफ्ते के बाद फिर मैं वहाँ से चली, मैं उसके बाद चली वहाँ से मैं पहुँची क्या कहते हैं आगरा, आगरा से मैंने दिल्ली की बस की, दिल्ली से मैं फिर रात ढाई बजे भी मुझे प्रोवाइड किया गया था कि अगर ये पैसेंजर राइड रात ढाई बजे भी आता है, तो आप इसका टिकट बना के दें, गवर्नमेंट की तरफ से था। फिर मैं रात ढाई बजे पहुँची अम्बेडकर स्टेडियम, वहाँ मैंने गार्ड से खुलवाया ऑफ़िस, मेरा टिकट बनाया गया, मुझसे माफ़ी माँगी गई कि आपके साथ गलती जो वो हुई है, हम लोगों की वजह से हुई है, हमारी कोताही थी, हमें आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। उसके बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं, वहाँ से फिर मैंने बस की, फिर मैं दोबारा आई तो पाकिस्तान के जितनी पब्लिक थी, यहाँ के जितने लोग थे, अटारी बॉर्डर पे ऑफिसर्स जो मुझे बीएसएफ वाले मिले, तो वो सब मुझे सैल्यूट कर रहे थे कि पहली लड़की हो तुम इतनी बहादुर, 1 हफ्ते के अंदर तुमने दोबारा से काम करवा के और तुम पहुँची। तो पता नहीं क्या हुआ कि मुझे पानी नहीं सूट किया, मेरी पूरी चेहरे की स्किन खराब हो गई थी, बहुत दाने हो गए थे। तो जब मैं पाकिस्तान वापसी बॉर्डर पे पहुंची तो यहाँ के जो रेंजर्स होती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे रेंजर्स होती है और इंडिया बॉर्डर पे बीएसएफ वाले होते हैं। तो रेंजर्स ने मुझे बोला कि वो लोग भाभी बोल रहे थे मुझे, तो कहने लगे कि भाभी ये क्या इतना आपका चेहरा खराब होके आया है, कितने दाने हो गए, आपको पानी बहुत गंदा था वहाँ का। तो वो लोग मजाक करने लगे। फिर मुझे आगे आके पता चला कि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी मेरे लिए, लेकिन वो रिक्वेस्ट पूरी मतलब मानी नहीं गई मुझे। तो इसी तरह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इतनी ज़्यादा परेशानियों के साथ मैं वापस आई थी और ये पूरे मैंने कितना 7000 किलोमीटर का सफ़र 1 हफ़्ते में किया था। और मैं ऐसी लड़की थी कि मैं बचपन से सफ़र से घबराती थी और मुझे उतना ही सफ़र और जितना मैं सफ़र से घबराती थी, मतलब थोड़ी दूर का भी सफ़र मेरे लिए बहुत होता था, उतना मेरी ज़िंदगी में इतना सफ़र, इतना लंबा सफ़र लिख गया कि पूछो नहीं। तो ये होता है नसीब। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा जर्नी लेके अपनी इंडिया से पाकिस्तान आते वक़्त की। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह, इस बार सब कुछ मालूमात है, सब पता है, तो इस बार की जर्नी अल्लाह से यही दुआ है कि बहुत अच्छी हो। तो बहुत जल्दी मैं इंडिया आने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से व्लॉग पे मैं इंडिया में भी मिलती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी पाकिस्तान और इंडिया की जर्नी।